हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर ख्वाजा और वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग कोर्स। लास्ट टाइम हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। इस कोर्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन में हम कैसे काम करते हैं। इसके अलावा इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं और वो इवेंट्स कैसे काम करते हैं। इसके अलावा इनर एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए कैसे एचटीएमएल के टैग्स जो होते हैं उसकी टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ दूसरी वैल्यू डालनी है तो हम इनर एचटीएमएल यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में एक छोटा सा टास्क होगा जो आप लोगों के बेनिफिट के लिए होगा कि उसको टास्क परफॉर्म करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस जो वेब प्रोग्रामिंग की एक बेसिक चीज़ है वो आपने कितनी अंडरस्टैंड कर ली है। तो सबसे पहले फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो कि हम ब्लॉक में इंक्लोज कर देते हैं। फॉर सपोज अगर आपको ए प्लस बी एडिशन करनी है दो वर्ड्स की और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर किसी से डिवाइड करना है, तो अगर ये ऑपरेशन आपको 5 टाइम्स करनी है या 10 टाइम्स करनी है तो आप इसको बार बार अपने कोड के अंदर इसी स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी लाइन ऑफ कोड और रीडेबिलिटी कम होती जाएगी। यानी अगर आपको वापसी आप 3 ईयर्स बाद, आप 3 साल बाद अपना कोड वापसी खोलते हो तो आपको हो सकता है वो चीज़ समझना है। इस वजह से हम फंक्शन यूज़ करते हैं। हम इसी जो स्टेटमेंट है उसको एक फंक्शन में डाल देते हैं और फिर वो फंक्शन कॉल करते हैं। फॉर सपोज अगर आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, अगर आपको प्लम्बर कॉल करना है अपने घर पे, अगर आपका कोई वॉश बेसिन नल ख़राब हो गया है तो आप प्लम्बर को मोबाइल के ज़रिए कॉल करते हो, ना कि आप प्लम्बर को अपने घर पे ही रहने की जगह दे देते हो। तो इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। यानी प्लम्बर एक अपने स्पेस में रहता है और जब भी आपको उसको ज़रूरत पड़ती है आप उसको कॉल करते हो। सही है, तो ये फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यानी आपको अगर कोई फंक्शन हेल्प के लिए तौर पे इस्तेमाल करता है जो कि पहले से बिल्ट इन होता है हमारे पास हमारी लैंग्वेज के अंदर, जो कि बहुत सारी लैंग्वेज में पहले से बिल्ट इन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन, सी या सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट में पहले से ही कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र के हेल्प के लिए, यानी प्रोग्रामर के हेल्प के लिए बिल्ट इन होते हैं। जिसकी मैंने कुछ एग्जाम्पल की, जैसे इवेल, यानी वो फंक्शन जो कि एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है। इजनेर हमारे पास चेक करता है कि नंबर है या नहीं, और पार्स इंट हमारे पास इंट में कन्वर्जन करता है किसी भी दूसरे डेटा टाइप की। इसके अलावा पार्स फ्लोट हमारे पास फ्लोट में कन्वर्जन करता है। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आप अपने स्टेटमेंट में खाली कॉल करवाते हो और ये पहले से ही हमारे पास प्रोग्राम में लिखे हुए होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं फंक्शन, सही है, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर पैरामीटर्स में अगर आपको पैरामीटर खुद पास करवाने होता है तो आप पैरामीटर्स डालते हो, वरना कि पैरामीटर्स आप खाली छोड़ देते हो अगर आप पैरामीटर्स आपको पास नहीं करवाने हैं। और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कोड ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हो कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब ये फंक्शन कॉल हो। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन हमारे पास 4 टाइप कैसे होते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारे पास रिटर्न वैल्यू पे कॉल करता है। फॉर सपोज ऐसा फंक्शन जो कि ना को रिटर्न कर रहा है ना को पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वन टाइप ऑफ फंक्शन होता है कि जो हमारे पास ना पैरामीटर्स कोई एक्सेप्ट कर रहा होता है ना कुछ हमारे पास रिटर्न वैल्यू कर रहा होता है, सिर्फ अपना काम करता है और चला जाता है। दूसरे फंक्शन जो होते हैं वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और हमारे पास काम कर रहे होते हैं। फॉर सपोज मैंने प्लम्बर को पैसे दे रहा हूँ और वो प्लम्बर मेरे पास काम कर रहा है, तो ये हमारे पास दूसरी तरह के फंक्शन हो गए। थर्ड टाइप जो होती है जो कि हमारे पास पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है पर हमारे पास कोई काम करके दे रहा होता है और रिटर्न वैल्यू में कुछ दे रहा होता है। फॉर सपोज जो हमारे पास कुछ ऐसी एजेंसी होती है जो कि हमारे पास हमारी हेल्थ या हमारे लिए कोई काम करती है, तो उसको हम कुछ पैरामीटर्स नहीं देते, वो हमें रिटर्न वैल्यू में हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। फोर्थ टाइप वो होते हैं फंक्शन जो कि हमारे पास रिटर्न एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं कुछ वैल्यूज़ और इसके अलावा हमें कुछ रिटर्न भी कर रहे होते हैं कुछ वैल्यूज़। तो ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम फंक्शन के एग्जाम्पल देखें तो वो क्या हो सकती है। फॉर सपोज मुझे एक स्क्वायर कैलकुलेट करना है फंक्शन का, तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, इसके बाद फंक्शन का नाम स्क्वायर, जिसमें एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है फंक्शन और रिटर्न कर रहा है उसका स्क्वायर, यानी x मल्टीप्लाई बाय x करके उसको रिटर्न कर देता है। सही है। और दूसरी एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें क्या हो रहा है, हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, यानी कोई नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं उससे असेंडिंग ऑर्डर में।
सही है। यानी अगर हम 5 का फैक्टोरियल मालूम करें तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। तो अगर मुझे एक नंबर यानी n का फैक्टोरियल मालूम करना है तो मैंने यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ और फिर इसके बाद चेक कर रहा हूँ कि नंबर क्या वो नंबर 0 या 0 से छोटा है। अगर है तो वो 1 रिटर्न कर दो, यानी 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। वरना क्या करो, आप रिटर्न करो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो रिकर्सिवली कॉल होगा। इसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, यानी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। यानी अब फंक्शन में पहले 10 था और वो नीचे आ गए, वो 10-1 होकर 9 कॉल हुआ और वो अब 9 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, और इसी तरीके से वो 0 तक चलता रहेगा और 0 के बाद वो रिटर्न 1 कर देगा। तो इससे हमें 10 का फैक्टोरियल मालूम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इवेंट्स का। तो इवेंट्स क्या होते हैं, हमारे ब्राउज़र में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है या कोई इंटरेक्शन यूज़र परफॉर्म करता है। फॉर सपोज मैंने कोई की प्रेस की, या मैंने माउस क्लिक किया, या तो मैंने बटन माउस के ज़रिए बटन क्लिक किया, या बटन पे होवर किया, या लिंक पे होवर किया, या माउस डाउन किया, या डबल क्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इवेंट्स होती है, जो कि जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ड इन हमारे पास इवेंट हैंडलर्स हैं। जिसके अंदर अगर इवेंट्स की कैटेगरी देखें तो मैंने बताया आपको कि कीबोर्ड और माउस का इवेंट्स होते हैं, जो कि सिंपल कैप्चर होते हैं कि माउस हमने कहाँ पे क्लिक किया, XY पोजीशन, या तो कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस हुई है। इसके अलावा लोड इवेंट होते हैं कि हमारे पास कोई ब्राउज़र में पेज ओपन हो रहा है, सही है, हमारे पास विंडो कोई ओपन हुई है, लोड हुई है, या विंडो क्लोज हो रही है, अनलोड हो रही है। इसके अलावा फॉर्म रिलेटेड इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म हमारे पास फोकस हो रहा है या फॉर्म सबमिट हो रहा है। इसके अलावा कुछ और हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जो एरर हमारे पास इवेंट आ रहा है कि एरर कोई आ रहा है तो उसको कैप्चर करो और बताओ कि एरर कौन सी लाइन पे है या एरर कौन सा है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में देखें कि कुछ इवेंट हमारे पास डिफाइंड है, जैसे लिंक। हमने HTML में पढ़ा था कि लिंक हमारे पास कोई भी फाइल को लिंक करते हैं। यानी अगर हमें कोई URL हमें डालना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि उस पर जैसे क्लिक करो तो एक नया पेज खुल जाए, तो वो हम इसके लिए ए का टैग यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी HTML की वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आगे आप HTML की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, लिंक के ऊपर हमारे पास कुछ डिफाइंड इवेंट है, जैसे क्लिक, कि हमने लिंक को क्लिक किया, हमने डबल क्लिक किया लिंक पे। इसके अलावा हमने माउस डाउन किया। माउस डाउन का मतलब क्या होता है कि माउस का जो बटन होता है उसको हमने क्लिक किया डाउन। माउस क्लिक और डाउन में फ़र्क ये होता है कि माउस का बटन जैसे क्लिक करते हो तो वो माउस डाउन बोलते हैं, और माउस अप में क्या होता है कि माउस के बटन को जब क्लिक किया हुआ है उसको जब रिलीज़ करते हो, यानी आप माउस के बटन को क्लिक करने के बाद रिलीज़ कर देते हो, तब वो इवेंट माउस अप कॉल होता है। तो माउस डाउन और माउस अप में ये होता है। क्लिक के अंदर हमने सिंपल बटन को क्लिक किया और क्लिक छोड़ दिया तो वो हमारे पास एक ही इवेंट में काउंट होता है। इसके अलावा माउस ओवर में क्या होता है कि हम किसी लिंक के ऊपर माउस लेके जाए तो उसको माउस होवर बोलते हैं, सही है। इसके अलावा इमेज के अंदर हमारे पास इमेज लोड हो रही है, इमेज अबोर्ड हो रही है, इमेज में कोई एरर आ रहा है, एरिया के अंदर माउस ओवर हो रहा है, माउस आउट हो रहा है, माउस डबल क्लिक हो रहा है। इसके अलावा फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं या फॉर्म रीसेट कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ डिफाइंड इवेंट्स हैं जो बेसिक है, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सिंटैक्स क्या होता है इवेंट हैंडलर का। हम लिखते हैं किसी HTML टैग के अंदर, से हमने ए का टैग था लिंक के लिए, उसके अंदर हम क्या करते हैं इवेंट का नाम, यानी ऑन क्लिक है या ऑन डबल क्लिक है तो हमने इवेंट का नाम लिखा, और फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट का हम कोड लिखते हैं। यानी यहाँ पे हम फंक्शन का नाम भी डाल सकते हैं या तो हम यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का इनलाइन कोड भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इसमें ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस डाउन, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, ऑन अनलोड, ऑन रीसाइज। तो ये कुछ हमारे पास इवेंट्स है जो ज़्यादातर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो ऑन क्लिक का इवेंट की एक एग्जाम्पल देखें हम, तो वो एग्जाम्पल ये हो सकती है कि फॉर सपोज अगर हमारे पास कोई भी लिंक पे क्लिक होता है, यानी जहाँ पे हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने बताया है कि रिटर्न करो कि वार्न यूज़र, कि अगर ये कंफर्म करता है वेब स्टूडेंट है तो हमारे पास ये लिंक हम इस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यानी फॉर सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है रिटर्न कन्फर्म वेब स्टूडेंट, सही है। कन्फर्म में हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आता है जिसके अंदर हम दो ऑप्शन होते हैं, ओके या कैंसिल, सही है। तो अगर जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे या यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस लिंक के ऊपर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑन क्लिक हमने लिखा है कि रिटर्न करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी तो हम इस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑन क्लिक का इवेंट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और इवेंट देख लेते हैं जिसका मतलब है ऑन लोड इवेंट, सही। इसके अंदर क्या होता है
कि जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखा है ऑन लोड, सही। अब ये मैंने बॉडी के टैग के साथ लिख दिया ऑन लोड, और अलर्ट हमने एक पॉपअप दे दिया जिसके अंदर लिखा है वेलकम यूज़र। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम ब्राउज़र के ऊपर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो जैसे ही विंडो लोड होगी तो ये हमारे पास अलर्ट पॉपअप हो जाएगा वेलकम यूज़र। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और इवेंट डाल दिया ऑन अनलोड। तो जैसे हम उस विंडो को क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉपअप आ जाएगा क्लोज़ करने से पहले कि थैंक्स फॉर विजिटिंग द पेज। तो ये हमारे पास ऑन लोड और अनलोड और ऑन लोड इवेंट दो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हम एक और इवेंट देख लेते हैं, यानी बटन के ज़रिए हम क्लिक करते हैं तो उसको देखते क्या होता है। ये भी ऑन क्लिक इवेंट है। ये फॉर सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया है ऑन डोंट क्लिक, सही है। और यहाँ पे मैंने एक अलर्ट दे दिया है कि आई टोल्ड यू नॉट टू क्लिक, सही है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर इनपुट एक बटन बनाया, सही है। और बटन में मैंने लिख दिया कि ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर दो डोंट क्लिक। तो जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा, हमारा जो यूज़र होगा जैसे बटन पे क्लिक करेगा तो वो ये पॉपअप मेन्यू आ जाएगी कि आई टोल्ड यू डोंट टू क्लिक, सही है। तो ये ऑन क्लिक का एक बटन वाला इवेंट हमने देख लिया। अब माउस ओवर और माउस आउट देखते हैं। फॉर सपोज मेरे पास बॉडी के अंदर दो लिंक दी हुई है, सही है। अब यहाँ पे लिंक पे मैंने लिखा है ऑन माउस ओवर, सही है। तो जैसे ही माउस इस ये लिंक के ऊपर जैसे ही माउस हम लेके जाएंगे तो माउस जैसे हम लेके जाएंगे तो वो अलर्ट आ जाएगा कि माउस ओवर, सही है। और जैसे ही हम उस लिंक के ऊपर से माउस हटाएंगे, यानी लेके जाने के बाद जैसे ही माउस रिमूव करेंगे वहाँ से, तो वो ये वाला ऑन माउस आउट इवेंट कॉल हो जाएगा। तो वो लिंक इससे खुलेगा नहीं, मैं नहीं बोला लिंक खुलेगा, मैं खाली बता रहा हूँ कि लिंक के ऊपर जैसे ही हम लेके जाएंगे माउस, और तो माउस ओवर वाला क्लिक होगा पहले लिंक के ऊपर, और पहले दूसरे लिंक के ऊपर माउस लेके जाने के बाद जैसे माउस हटाएंगे तो ऑन माउस आउट का अलर्ट बॉक्स हमारे पास पॉपअप हो जाएगा। इसके अलावा हम एरर देख लेते हैं कि एरर हम कैसे हैंडल करते हैं। इवेंट हैंडलर जो एरर के लिए होता है तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है ऑन एरर, सही है। ये एक इवेंट है ऑन एरर। तो हमने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट बनाई है हेड के अंदर जिसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया है एरर हैंडलर, और इसमें कुछ पैरामीटर्स है एरर मैसेज, सही। मैसेज क्या है, इसका URL, लाइन नंबर, कॉलम, और एरर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया है फॉर सपोज। और यहाँ पे अलर्ट दे दूंगा मैं कि एरर हमारे पास कौन सा है, उसका URL क्या है, लाइन क्या है, कॉलम और स्टैक ट्रेस हमारे पास एरर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में मैसेज आ जाएगा। और मैंने नीचे लिखा है विंडो डॉट ऑन एरर, सही। जैसे विंडो में कुछ एरर आएगा, यानी अगर कोड के अंदर कुछ एरर आएगा तो वो एरर हैंडलर खोल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाई है जिसमें मैंने जानबूझ के एरर दिया है, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है, और इसके बाद मैंने हेलो देयर लिखा है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन तो किया है पर मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, और ये कोटेशन जो ये मार्क होता है ये भी मैंने नहीं लगाया है। तो इससे क्या होगा, इससे एक एरर जनरेट होगा जो कि हमें बता देगा कि हमने सिंटैक्स एरर, जो हमारा लाइन है ये सिंटैक्स एरर है, सही। एरर मैसेज किया है, हमारा सिंटैक्स एरर है जो लाइन नंबर 17 पे, अगर आप गिनो तो लाइन नंबर 17 पे हम आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, सही। अगर ये आप अपना टेक्स्ट एडिटर में कोई चलाओगे जैसे नोटपैड प्लस प्लस पे, तो आपको आसान से बता देगा कि कॉलम नंबर क्या है, लाइन नंबर क्या है, तो वहाँ से आप ट्रेस कर सकते हो, सही है। और इसके बाद हमारे पास एरर ऑब्जेक्ट बता देगा कि हमारे पास दिस पेज सिंटैक्स एरर इनवैलिड एंड अनएक्सपेक्टेड टोकन, सही है। तो ये हमारे पास एरर यहाँ से इनकाउंटर्ड होगा और हमें पता लगेगा कि कौन सी लाइन पे और क्या एरर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसको बोलते हैं इनर HTML। तो इनर HTML मैंने बताया था कि हम HTML के टेक्स्ट को HTML के टैग के टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो इसका सिंपल बहुत आसान सिंटैक्स है। हम क्या करते हैं, सिंटैक्स है HTML के एलिमेंट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, किसको हम टारगेट कर रहे हैं, ID है, क्लास है या नेम है। और फिर इसके इनर HTML की वैल्यू के अंदर हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर सपोज मैंने एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है जिसकी हमने ID दे दी है माय पैराग्राफ, सही है। और इसमें लिखा है आई एम अ पैराग्राफ, सही है। हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसकी ID लिखी है आई एम अ पैराग्राफ। और दूसरा मैंने लिखा है पैराग्राफ लिखा है जिसका लिखा है मैंने क्लिक द बटन एंड गेट HTML कंटेंट ऑफ द पीट एलिमेंट। तो जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो जो ID होगी आई एम अ पैराग्राफ वो इस डेमो के अंदर हमारे पास
रिप्लेस यानी इस डेमो के अंदर आ जाएगी। कैसे आएगी? हमने बटन पे क्लिक किया और बटन पे क्लिक इवेंट लगाया ऑन क्लिक माय फंक्शन, तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो माय फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाएगा। सही है। तो माय फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि माय फंक्शन का स्क्रिप्ट बनाई, इसमें माय फंक्शन है और इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है एक्स, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है। अब क्या कर रहे हैं हम? आईडी के जरिए एलिमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। तो आईडी क्या थी? माय पी। सही है। तो माय पी के अंदर इसकी आईडी जो होगी माय पी को हम कैप्चर करेंगे और इसके डॉट इनर एस्टीमेल, यानी इनर एस्टीमेल में आई एम अ पैराग्राफ जो होगा वो स्ट्रिंग, सही है, जो आई एम अ पैराग्राफ है वो वेरिएबल एक्स में चला जाएगा। दूसरी हम क्या चीज़ करते हैं? हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी डेमो, ये जो डेमो है, जो पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सही है, स्टार्ट में ब्लैंक है, तो वो क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर वो एक्स वैल्यू डाल देगा। जो जैसे ही हमने बटन क्लिक करेंगे तो वो आई एम अ पैराग्राफ, यहाँ पे नीचे जो बटन के नीचे जो पैराग्राफ था जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे आई एम अ पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल है इनर एचटीएमएल की। अच्छा, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक लिंक को हम चेंज कर रहे हैं और साथ में बटन जब क्लिक करते हैं तो वो लिंक चेंज हो जाए। कैसे होता है? लिंक और उसका टेक्स्ट। तो मैंने बॉडी के अंदर एक लिंक बनाया है जो जिसकी आईडी मैंने लिख दी है माई एंकर। सही है। माई एंकर इसकी आईडी है और इसके अंदर जो एड्रेस है HREF वो फेसबुक का है, फेसबुक का लॉगिन पेज। सही है। और मैंने टारगेट किया है इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर आपको सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली HTML का सिंटैक्स है। अगर आपने HTML आपको नहीं आती तो मेरा HTML की लिंक दी हुई है, जो मैंने HTML वीडियोस बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्लैंक पेज पे टारगेट करेगा। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो खुल जाएगी और वो उस न्यू विंडो पे इस लिंक को रिडायरेक्ट कर लेगा, यानी फेसबुक का लॉगिन पेज खुल जाएगा। और मैंने नीचे एक बटन बनाया ऑन क्लिक, जिसके ऊपर इवेंट है कि जैसे ही वो क्लिक हो तो माय फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। सही है। और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू है वो चेंज लिंक है। सही है। अब क्या हो रहा है कि माय फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी को लेगा माय एंकर और उसका डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर गूगल डाल देगा। यानी अभी पहले इसके अंदर फेसबुक जो था वो उसके अंदर अब गूगल आ जाएगा। जैसे हम बटन क्लिक करेंगे इसके बाद क्या होगा? उसके अंदर वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेगा, उसके डॉट HREF यानी जो इसका जो लिंक था HREF उसके अंदर लिंक दूसरा डाल देगा, गूगल का लिंक डाल देगा। सही है। जो हमारे पास सर्च इंजन है गूगल उसकी लिंक डाल देगा, इसको रिप्लेस कर देगा इससे। और थर्ड में क्या करेगा? थर्ड स्टेटमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी को लेगा और टारगेट इसका ब्लैंक कर देगा। तो वो टारगेट हमारे पास पहले से ब्लैंक हुआ है, अगर वो नहीं लगाते तो वो टारगेट ब्लैंक पे आ जाता। सही है। तो अब क्या होगा? जैसे हम बटन क्लिक करेंगे, पहले तो हम जैसे रन करते तो हम फेसबुक पर क्लिक कर रहे थे तो हम न्यू विंडो पे फेसबुक के लॉगिन पेज पे आ रहे थे। पर जैसे हम बटन क्लिक करेंगे और अब हम जैसे लॉगिन गूगल पे क्लिक करेंगे तो जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे फेसबुक रिप्लेस हो जाएगा गूगल से और उसका जो लिंक था वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम गूगल की तरफ रिडायरेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास इनर HTML का सिंपल सिंटैक्स है और बहुत यूज़फुल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम कैसे इनर HTML चेंज कर सकते हैं किसी भी टैग का। इसके बाद थर्ड हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो एक्सेप्शन क्या होता है? फॉर सपोज अगर कुछ एरर आ जाता है मैसेज में, सपोज मैंने ना कोई सिंटैक्स एरर कर दिया या तो कोई लाइन में कुछ मैं मिस कर दिया या तो कोई दूसरा एरर कर दिया, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो जाता है और इसके आगे वाली स्टेटमेंट्स हमारे पास रन नहीं होती और वो प्रोग्राम वहाँ पे स्टक हो जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब इसको रिकवर करने के यानी इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो वो बहुत आसान है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो उसमें ट्राई, कैच और फाइनल 3 ब्लॉक होते हैं, ट्राई, कैच और फाइनल। ट्राई में क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट्स होती है नॉर्मल स्टेटमेंट्स हम रन कर रहे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि एरर आने के चांसेस है, तो हम उसको रन करते हैं ट्राई के ब्लॉक के अंदर। अगर कोई एरर आने के चांसेस है तो ट्राई के ब्लॉक के अंदर रन हो रहे हैं। और कैच में हमने एक एरर वेरिएबल कैच कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। एरर वेरिएबल हम कैच कर रहे हैं और वेरिएबल का डाल रहे हैं और अगर कुछ एरर आता है ट्राई के ब्लॉक के अंदर कोई भी लाइन के ऊपर तो वो कैच के ब्लॉक में चला जाता है। सही है। स्टेटमेंट डेट एग्जीक्यूट इन एक्सेप्शन इवेंट। सही है। अगर कुछ एरर आता है तो वो कैच के ब्लॉक में चले जाती है हमारी लाइन और जैसे ही ट्राई और कैच हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तब हम फाइनली के ब्लॉक के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास आफ्टर एग्जीक्यूशन और इन कैच और ट्राई ब्लॉक
तो हमारे पास स्टेटमेंट जो होती है वो फाइनली ब्लॉक को रन करती है, जो स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक के अंदर होती है। तो फाइनली अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कोई मसला नहीं, आप ट्राई और कैच लिख सकते हो। फाइनली एक्सेप्शन होता है कि आप एक्सेप्शनल तौर पर आप लिखना चाहते हो तो फाइनली के अंदर आप चीज़ लिख सकते हो। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने दो फाइल बनाई है, एक index.html और दूसरी है myscript.js। सही है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है कि स्क्रिप्ट सोर्स my.js, और स्क्रिप्ट के अंदर हेड के अंदर मैंने लिंक कर दिया है इसको कि ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लिंक हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं चेक कर रहा हूँ ट्राई कैच फाइनल की एक एग्जाम्पल के साथ। कि क्या होता है कि मैंने एक प्लीज़ इनपुट नंबर बिटवीन 5 और 10। अब यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 5 और 10 के दरमियान में नंबर डालना है। सही है इसको, और मैंने एक इनपुट डेमो, सही है, इनपुट डेमो बना दिया। ये इनपुट बॉक्स है जिसकी टाइप है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट इनपुट ले रहा है, और इसकी आईडी मैंने डेमो कर दी है। सही है, अब यहाँ पे मैं इनर एचटीएमएल भी यूज़ कर रहा हूँ और ट्राई कैच फाइनल भी यूज़ कर रहा हूँ। फॉर सपोज जैसे बटन हमने बताया, एक बटन जिसका नाम दिया टेक्स्ट इनपुट, और जैसे बटन क्लिक होता है तो माई फंक्शन हमारे पास कॉल होगा, जो कि जावास्क्रिप्ट में मैंने बनाया हुआ है माई फंक्शन। सही है, तो ये myscript.js है। इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसमें मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है। क्या होगा कि वो जो पैराग्राफ है जिसकी आईडी मैसेज है, वहाँ पे ये फंक्शन कुछ इसका इनर एचटीएमएल चेंज करके मैं बताएगा कि इसमें क्या एरर आ रहा है। सही है, तो अब देखें कि स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बनाया कि माय फंक्शन है। सही है, फॉर सपोज वेरिएबल मैसेज है और वेरिएबल एक्स, दो मैंने बना दिए, मैसेज और एक्स। मैसेज के अंदर मैंने डाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज, सही है, ये पैराग्राफ की हमने आईडी यहाँ पे कैप्चर कर ली यहाँ पे मैसेज के अंदर। सही है, अभी फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और इसके इनर एचटीएमएल में अगर कुछ था तो हमने इसको नल कर दिया। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा हुआ था वो नल हो गया। सही है, यहाँ पे वैल्यू हट गई है। और हमने एक्स के अंदर ये किया कि एक्स के अंदर हम एक डेमो वेरिएबल का इनर एचटीएमएल की आईडी ले रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक डेमो है, आईडी डेमो। यहाँ पे जो हम वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, सही है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे कैप्चर हो रही है एक्स के अंदर। सही है, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर ये डेमो की जो वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो डाली है वो हमने यहाँ पे कैप्चर कर ली है एक्स के अंदर, और फिर हमने यहाँ पे ट्राई और कैच के ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया है। हम ट्राई में क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो एक्स हमारे पास अगर नल है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं डाली है, तो आप क्या करो कि थ्रो कर दो इज़ एम्प्टी। सही है, इज़ एम्प्टी यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। और अगर इज़ नैन है तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है, इज़ नैन का हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था, इज़ नैन का क्या मतलब होता है, नॉट अ नंबर। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ ABCD या कुछ अल्फ़ाबेट डाले हैं तो वो यहाँ पे थ्रो कर देगा नॉट अ नंबर। सही है, अब यहाँ पे मैं एक और है कि अगर x ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि मैंने नंबर बोला था 5 और 10 के दरमियान में नंबर डालना है, अगर वो x ग्रेटर देन 10 है तो वो टू हाई थ्रो कर देगा। अगर x लेस देन 5 है तो टू लो हमारे पास वैल्यू थ्रो कर देगा ट्राई के ब्लॉक के अंदर। कैच में क्या हो रहा है कि मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, यानी मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, जो हमारे पास मैसेज हमने बनाया था, मैसेज यानी ये वाला हमारे पास था मैसेज के अंदर, जो हमारे पास पैराग्राफ था, फिलहाल अभी नल था, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे हम इनपुट प्लस एरर, यानी कोई एरर है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो और फाइनली के अंदर हमने लिखा है कि वो जो डेमो हमारे पास था उसकी वैल्यू को नल कर दो। सही है, नहीं, सबमिट करने के बाद डेमो वैल्यू नल हो जाएगी। जो मेन चीज़ है ये है कि जो हमारे पास जो पैराग्राफ चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि जो एरर आ रहा है, यानी जो थ्रो हमारे पास एरर आ रहा है, ये हमारे पास एरर थ्रो हो रहे हैं ना, वो हमारे पास एरर में सेव हो रहे हैं। तो वो जो एरर हमारे पास थ्रो हो रहे हैं, यानी एरर में, तो इनपुट के अंदर जो एरर थ्रो हो रहा है, यानी टू इज़ एम्प्टी, तो इज़ एम्प्टी हमारे पास इनपुट प्लस इज़ एम्प्टी हमने कॉन्केटिनेशन की है, यानी दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया है। इज़ एम्प्टी हमारे पास इनपुट इज़ एम्प्टी, इनपुट इज़ नॉट अ नंबर, इनपुट इज़ टू हाई, इनपुट इज़ टू लो। तो यहाँ पे हमारे पास इनर एचटीएमएल के अंदर मैसेज के अंदर ये चीज़ें सेव होती जाएगी। सही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इनपुट इज़ टू हाई, अगर हमारे पास इनपुट 10 से बड़ा होगा, और फिर इनपुट इज़ नॉट अ नंबर और इनपुट इज़ एम्प्टी, तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पे सेव होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई और कैच और फाइनली हमारे पास एग्जाम्पल के साथ ख़त्म हो गया, और हमारा जावास्क्रिप्ट का जो सेकंड जो फेज़ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक हम छोटी सी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं जो हमारा टास्क के एंड में। तो ये हमारे पास
एक फाइनल टास्क है जिसके अंदर मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों यूज़ किए। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म बना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ कि इसके जावास्क्रिप्ट में इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो ये चीज़ आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने पास रन करनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको कितनी जावास्क्रिप्ट और HTML समझ में आ गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा 100 पे ले जाता हूँ। अगर मैं देखूँ तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ पे फर्स्ट नेम है, और अगर मैं अभी मैं क्रिएट करता हूँ तो वो प्लीज़ फिल आउट द फील्ड पे आ जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके अलावा ईमेल की फील्ड बोल रहा है कि ईमेल आपको चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है, सही है, नेम हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है, सही है, ईमेल हम डालेंगे तो वो चेक करता है कि वो ईमेल कैसी जा रही है हमारे पास, सही है, इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। हम चेक कर रहे कि मेल है, फीमेल है, सही है। तो और मेरी हॉबीज़ क्या है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, कंफर्म पासवर्ड डाल रहा हूँ। और जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास काम आ रही है वो इनकम में यहाँ पे काम आ रही है। फॉर सपोज मैं अपनी इनकम बढ़ा रहा हूँ तो वो यहाँ पे इसका जो इनर HTML है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में हमने जो ये इनकम है, यहाँ पे जो हमने लेबल बनाया है इसका इनर HTML चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं रेंज का जो टाइप है, रेंज टाइप जो इनपुट है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसका इनर HTML अपने आप चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने एज बनाया, सही है, बटन क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे को इमेज सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना बायो डाल देता हूँ, ABCD कुछ भी है, तो यहाँ पे मैंने अपना बायो डाल दिया और फिर मैं क्रिएट फॉर्म कर रहा हूँ। तो क्योंकि अब यहाँ पे PHP हमने कुछ PHP के बारे में पढ़ा नहीं है, सिंपल HTML और CSS है, तो यहाँ पे खाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा,